हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए, उम्मीद है बहुत मस्त होंगे आप सब लोग, स्वस्थ भी होंगे और इतनी छुट्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। छुट्टियों के साथ साथ अब पढ़ाई भी करनी है ना। और आपको पढ़ाने के लिए हमने एक अलग तरीका अपना रखा है। सर, स्कूल में भी आप परेशान करते हो, अब छुट्टियों में भी तो छोड़ दो। बेटा, छोड़ रखा है हमने तो, लेकिन फ़ायदा तो आपका होना है ना। तो एक नई पहल के साथ हमारे हैं, ठीक है। आप लोग भी इस पहल में हमारा साथ दीजिए और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। एंजॉय के साथ साथ, मस्ती के साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं बेटा, क्लास 9 की फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अब यहाँ आज से। तो क्लास 9 का पहला चैप्टर मोशन फिजिक्स का, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 8 है, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है आपका। बेटा असली फिजिक्स ना हमने 8 तक साइंस पढ़ी थी, पर 9 से ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब का अलग अलग फील्ड लेना सीखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ के बाद ये सब्जेक्ट ब्रॉड होते चले जाएंगे, अलग अलग ब्रांच होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें फुली कंसंट्रेट होकर हर सब्जेक्ट को ढंग से समझना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो और चाहे मैथमेटिक्स हो, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ से आगे आप जाओगे तो इन सारे सब्जेक्ट की ब्रॉड कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। मतलब फिजिक्स सिर्फ इतनी फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स ब्रॉड सब्जेक्ट, वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको फील लेना है फिजिक्स का यहाँ से, और फील कराएंगे फिजिक्स को अब हम, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, कॉपी पेन के साथ बैठिए, ठीक है। और हाँ, साथ में काम भी करते रहिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। और आपके जो दोस्त अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हमसे, आप लोग कोशिश कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी हम लोगों से जुड़े, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे, हम शुरू करेंगे अब अपना वीडियो। तो आज हमें पढ़ना क्या है बेटा? चैप्टर मोशन। मोशन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, चलो पहले डिस्क्राइब कर देते हैं बेसिक थोड़ा सा। बेटा आज हम जो लेके आए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है और रेस्ट में कब होता है। क्या एब्सोल्युटली मोशन और रेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं? कैसे हम रेस्ट और मोशन को हम पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में है, कब मोशन में है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो क्या क्या रिलेटेड फिनोमेनाज होते हैं। मोशन करेगा तो भाई कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कुछ स्पीड भी होगी उसकी, कुछ स्पीड होगी तो स्पीड कम भी हो रही होगी, स्पीड ज़्यादा भी हो रही होगी, तो एक नई क्वांटिटी एक्सेलरेशन भी आएगा, ठीक है। साथ में हमें ये भी समझना है कि किस तरह के हम सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करेंगे, डिस्टेंस को हम किससे नापेंगे, वेलोसिटी को किससे नापेंगे, स्पीड को किससे नापेंगे, क्या यूनिट्स हम इस्तेमाल करेंगे, यूनिट्स के बारे में समझेंगे। और साथ में कुछ अच्छे अच्छे एक दो न्यूमेरिकल भी हम आज के इस वीडियो में लेके आए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, हो जाइए शुरू आप भी और हम भी। आपको शुरू होने के लिए क्या करना है, अपना पेन लेना है, अपनी कॉपी लेनी है, बहुत कंसंट्रेट होकर बैठना है, मेरी बातें सुननी है, जो बातें अच्छी लगे वो लिखनी है, जो बातें अच्छी नहीं लगे मुझे वापस करनी है। कैसे करेंगे सर वापस? मैं ले लूँगा वापस, लेकिन जो अच्छी अच्छी बात है ना उनको जरूर पकड़ के रखना, ठीक है। जो अच्छी ना लगे उनको सोचेंगे बाद में, हम वापस ले लेंगे, पर जो अच्छी बात है बाकी उनको आप कॉपी पर नोट करोगे। पकड़ के रखने का मतलब है उन सब बातों को आप कॉपी पर नोट करोगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट। आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाँ और ना? ओके, वेरी गुड। मतलब हमारे सारे बच्चे पढ़ने के लिए रेडी हैं और हम भी पढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो चलो भाई, हो जाओ शुरू। रेस्ट एंड मोशन इन फिजिक्स। अभी हम बेटा बात जो समझने जा रहे हैं वो ये समझने जा रहे हैं कि हम रेस्ट किसको कहेंगे और मोशन किसको कहेंगे, है ना। इसको समझना है। अच्छा भाई, एक बात बताओ कि आप लोग अभी छुट्टियों में इधर उधर बहुत घूमने जा रहे हैं, मुझे खबर मिली है। मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि बच्चे नानी के यहाँ गए हुए हैं, कुछ बच्चे मामा के साथ टूर पे गए हुए हैं, कुछ बच्चे पापा के साथ टूर पे गए हुए हैं। तो बेटा जब आप लोग टूर पे जाते हो, गाड़ी में बैठ के जाते हो, कुछ लोग ट्रेन से गए, कुछ लोग बस से गए, कुछ लोग अपने व्हीकल से गए, है ना। ऐसे ही गए होंगे सब लोग, है ना। कुछ बस से और कुछ अच्छे और कुछ बच्चों ने तो बहुत दूर जाने का सोचा होगा, तो कुछ बच्चे प्लेन से भी गए होंगे ना। अलग अलग जरिया है ट्रैवल करने की, ठीक है। पर बेटा जब आप बस में बैठे हो, चलो हम एग्जाम्पल बस से उठाते हैं, कॉमन चीज़ है, सब लोग बस में बैठते हैं, ठीक है। अब एयरप्लेन में तो सब नहीं बैठे ना, है ना, बस में तो सब बैठे हैं। तो चलिए हम बस का एग्जाम्पल उठाते हैं। बेटा जब आप बस में बैठे होते हो और सामने आपको बाहर एक पेड़ दिखाई दे रहा होता है रोड पे, आपको ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहा है? यस और नो? लगता है। अच्छा चलो, आप जब बाइक पे चल रहे होते हो या साइकिल पे चल रहे होते हो और रोड की तरफ देखते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि रोड पीछे जा रहा है? लगता है सर। अच्छा, ऐसा किस किस ने फील किया है अभी तक? ओहो गुड। मतलब सब लोगों ने ऐसा देखा है कि जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, हम अपने रेस्पेक्ट में हम मोशन में होते हैं, उस वक्त एक्चुअली हम मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुद को रेफरेंस पॉइंट मान के किसी दूसरी चीज़ को देखते हैं तो हमें वो मोशन में दिखाई देती है, बट एक्चुअल में वो रेस्ट पे है। एक्चुअल में क्या पेड़ मोशन कर रहा है? नहीं, पेड़ तो रेस्ट पे है।
ठीक है। तो बेटा रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए, अभी एक पेड़ की बात कर रहा था मैं, आप बस में से देख रहे हो, आपको पेड़ चलता हुआ दिख रहा है, एक आदमी रोड पे खड़े होकर पेड़ देख रहा है तो उसको पेड़ रेस्ट पे दिख रहा है ना। सेम पेड़ एक को मोशन में दिख रहा है, एक को रेस्ट में दिख रहा है, मतलब कुछ कंफ्यूजन मामला है ना, कुछ मामला कंफ्यूज कर रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बेटा इसी बात को हमें समझना है कि क्यों एक ऑब्जर्वर को वो पेड़ रेस्ट पे दिखाई दे रहा है और क्यों एक ऑब्जर्वर को वो पेड़ मोशन में दिखाई दे रहा है। तो आप तैयार हैं ये सब समझने के लिए? हाँ और ना? हाँ, वेरी गुड, ओके। चलिए समझते हैं बच्चों, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। चलो पहले सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ, मैं कहानी बाद में करेंगे इसकी हम। बेटा डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमें कैसे पता चलेगी वो मोशन में है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इफ, कैसे लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू a reference point with time। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अभी डेफिनेशन है और मैं जानता हूं कि अभी आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, पहले सुन लो बात मेरी। अभी जो मैंने लिखा है, किताबी भाषा लिखी हुई है, इसमें से आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। पल्ले तो वो पड़ेगा ना जो मैं बोलूंगा, अभी मैं किताब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अभी अपनी बात बताऊंगा तब कुछ बात समझ में आएगी। चलो रेस्ट भी समझ लेते हैं। बेटा मोशन में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रेफरेंस पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। रेस्ट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी होगा, ये बात तो हम समझते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा विद रेफरेंस पॉइंट और विद टाइम। अब बात यहाँ पे तो सबसे पहले समझने वाली बात है वो है बेटा रेफरेंस पॉइंट को समझना, है ना। पोजीशन में चेंज हो रहा है कि पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है ये तो हमें दिखेगा, पर ये रेफरेंस पॉइंट का क्या मसला है, इस रेफरेंस पॉइंट को समझते हैं। तो बेटा रेफरेंस पॉइंट जैसे मैंने अभी बताया था ना, रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जर्वर की एक्चुअल पोजीशन हमें पता करनी है पहले तो। जैसे मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं आपको देख रहा हूं, मुझे ये बताना है कि आप रेस्ट में हो कि आप मोशन में, तो आई एम द रेफरेंस पॉइंट। मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं चूज करूंगा रेफरेंस पॉइंट। मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई कोई पेड़ है सामने, तो मैं आपको और पेड़ को दोनों को ऑब्जर्व करूंगा। मैं देखूंगा कि आपके रेस्पेक्ट में पेड़ मुझे पोजीशन चेंज करता नजर आ रहा है कि पेड़ की रेस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो वो जो पेड़ है वो हुआ रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ गई बात? मैं हुआ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व आपको कर रहा हूं। अगर उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो मैं कहूंगा कि आप मोशन में। बोलो बात समझ में आई? बताइए, बात समझ में आई? एक बार फिर से सुनो। अगर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं ऑब्जर्वर, पेड़ रेफरेंस पॉइंट, आप मोशन में हो कि रेस्ट में, ये मुझे बताना है। अगर उस पेड़ के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन मेरी नज़रों में चेंज हो रही है विद टाइम तो आप मोशन में, चेंज नहीं हो रही है विद टाइम तो आप रेस्ट में हैं। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? बोलो रेस्ट और मोशन की बात क्लियर हुई? ठीक है। अब अगली बात जो हमें समझनी है, उम्मीद है यहाँ तक बात आप समझ चुके हैं ना। अब अगली बात जो हमें क्लियर करनी है वो ये बात क्लियर करनी है कि सर अभी आपने कहा था कि वो पेड़ एक बार रेस्ट में था और वो पेड़ एक बार मोशन में भी आ गया था, ये कैसे था? बेटा ये सब कहानी थी रेफरेंस, ये सब कहानी थी रेफरेंस पॉइंट की। इस रेफरेंस पॉइंट से एक नई चीज यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे, एक नया टर्म इस्तेमाल करेंगे और उसको कहते हैं हम रिलेटिव। तो रेस्ट और मोशन ये दोनों ही पोजीशन रिलेटिव पोजीशन होती है, ठीक है। ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो मोशन में, रेस्ट में, उसकी पोजीशन डिपेंड करेगी कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है या ऑब्जर्वर मोशन में है। ये बात क्लियर हुई है आपको? अगर इतनी बात क्लियर हुई है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं, मैं फिर आगे बढ़ूं या नहीं? यस और नो? ओके, चलो आगे पहले हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल हमारे रेस्ट और मोशन के, ठीक है। क्लियर है ये बात? देखो बेटा यहाँ पर हमने कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे लिए हैं जो मोशन कर रहे हैं। ये देखो झूला, पेरिस व्हील लगातार घूम रहा है, मोशन में है। हमारे रेफरेंस से ये सब मोशन में चल रहे हैं। मूविंग व्हीकल, वॉकिंग, डांसिंग, ये सब क्या है? दिस इज मोशन। रेस्ट का एग्जाम्पल सर, ये देखिए रेस्ट का एग्जाम्पल, भाई साहब सोफे पे बैठे, हमें बैठे ही दिख रहे हैं तब से, कहीं हिलचल नहीं हुई, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इनकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रेफरेंस पॉइंट अभी मैं हूँ, रेफरेंस पॉइंट अभी आप है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या ये आपको चलता दिख रहा है? क्या इसकी पोजीशन में चेंज दिख रहा है? नहीं, मतलब ये रेस्ट पे है। ये बुक रखी हुई है टेबल पे, ठीक है। क्या ये आपको मूव करती हुई नजर आ रही है? क्या इसका आसपास का सराउंडिंग चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये
तो ये सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। तो अब क्लियर हुई बात रेस्ट और मोशन की, है ना। चलो किताबी भाषा को एक बार और समझा देता हूँ मैं रेस्ट और मोशन की। पहले यहाँ पक्के हो जाओ, पहले रेस्ट और मोशन ढंग से पक्के हो जाओ, आगे की कहानी तभी समझ में आएगी 100%। बात समझ गए। अब सुनो बेटा, देखो क्या बता रहे थे हम बता रहे थे रेस्ट एंड मोशन की बात। चलो रेस्ट एंड मोशन की बात अभी हम जो कर रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट की कहानी समझ में आई बेटा। एक बात और सुनो, जैसे ये बुक स्टेशनरी है, अभी रेस्ट पे है बुक, अगर मैं इसी बुक के आसपास जो है मूव करूँ बहुत तेजी से और फिर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, ठीक है। ऐसे समझ लो टेबल रखी है रोड पे और आप जा रहे हो बाइक पे और आप बुक को देख रहे हो, तो आपको यही बुक मोशन में नजर आएगी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वर है उसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा अगर उसके आसपास का सराउंडिंग चेंज हो रहा है विद टाइम, कह सकते हैं ये बात। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा अगर उसके आसपास का सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा है विद टाइम, कह सकते हैं ये बात, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है इसका मतलब विद टाइम उसके आसपास की चीजें बदल रही होंगी, उसके सराउंडिंग में चेंज हो रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट के आसपास की चीजें नहीं बदल रही होंगी विद टाइम, ठीक है। सराउंडिंग में चेंज नहीं हो रहा होगा विद टाइम। बात क्लियर हो गई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, उम्मीद है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये बात मैंने अभी समझाई है आपको। कैसे ये रिलेटिव टर्म्स हैं, कैसे भाई कैसे रिलेटिव टर्म्स हैं, ये बच्चा कंफ्यूज है रिलेटिव का मतलब क्या है। तो बेटा रिलेटिव का मतलब मैंने अभी समझाया था। क्या समझाया था, इस डायग्राम में देखो, कुछ नजर आया नहीं आया। बेटा देखो यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं ट्रेन में और एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है। ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है यहाँ से दिल्ली, कहाँ से दिल्ली, अलीगढ़ से दिल्ली, क्योंकि हम तो अलीगढ़ में हैं। सुनो बेटा, ये और ये तीनों लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ये भाई साहब ट्रेन के बाहर हैं और ट्रेन जा रही है ऐसे। अब समझना बेटा मेरी बात गौर से, अगर ये भाई साहब देख रहे हैं इनको तो आप मुझे बताइए कि ये इनको रेस्ट में दिख रहे होंगे या मोशन में, बताइए, रेस्ट में दिख रहे होंगे या मोशन में। ओके बताइए, वेरी गुड। तो बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया कि सर ये तो इनको मोशन में दिख रहे होंगे, वेरी गुड, मोशन में दिख रहे होंगे। मतलब इनके रिलेटिव इनकी पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, इसके रेस्पेक्ट में इन भाई साहब की पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। या ऐसे कहो कि इनके आसपास का सराउंडिंग चेंज हो रहा है, मतलब उधर कोई पेड़ खड़ा है ट्रेन से दिख रहा है हमें, तो थोड़ी देर बाद वो पेड़ यहाँ गया, फिर वहां रह जाएगा, फिर वहां रह जाएगा, इनके सराउंडिंग में चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन। तो ये वाले ऑब्जेक्ट इन भाई साहब के लिए मोशन में है। अच्छा अब जरा उल्टा सोचते हैं, मान लो ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं इन्हें देख रहे हैं, अब सोचो, और ये भाई साहब इन्हें भी देख रहे हैं, अब सोचो, इन भाई साहब को ये चलते हुए दिख रहे हैं कि ये चलते हुए दिख रहे हैं, सोचो कौन मूव करता हुआ दिख रहा है। तो इन भाई साहब को बेटा ये तो रेस्ट में ही दिखेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा इनसे इतनी डिस्टेंस में बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर, ठीक है। पर ये भाई साहब जब ये ट्रेन ऐसे जाएगी तो इनको लगेगा कि ये भाई साहब इधर भाग गए, अभी यहाँ दिख रहे थे, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ दिखेंगे, फिर वहां दिखेंगे, फिर और वहां दिखेंगे। मतलब इनकी रेस्पेक्ट में ये आदमी मोशन में है, इनके रेस्पेक्ट में ये आदमी मोशन में है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है। मतलब एब्सोल्युटली हम ये नहीं कह सकते कि ये आदमी रेस्ट में है या मोशन में। अगर इस आदमी को ये ही भाई साहब देख रहे हैं तो ये रेस्ट में है, और ये भाई साहब देख रहे हैं तो मोशन में। मतलब सेम पर्सन दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग तरह की पोजीशन में है, एक के लिए रेस्ट में, एक के लिए मोशन में। इसलिए कहा जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप लोग, अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, वो अगर रुका हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में ये आदमी मोशन में है। अब यहाँ एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ साथ में, ठीक है बेटा। एक ट्रेन और जा रही है इसी के साथ साथ, बिल्कुल सेम स्पीड से चल रही है, इसी की डायरेक्शन में, और आमने सामने 2 आदमी बैठे, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या उन्हें वो मोशन में दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। वो एक दूसरे के रिलेटिव वो भी रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन कोई बाहर से देख रहा होगा उन्हें तो दोनों मोशन में दिख रहे होंगे। बात क्लियर हो गई? बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों की? आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। सुनो बेटा, मोशन की टाइप्स को हमें डिस्क्राइब करना है। तो मोशन की टाइप्स को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना है हमें? सामने हमें एक बहुत सुंदर सा चित्र दिखाई दे रहा है ना। चलो समझते हैं इसी को। बेटा जो मोशन है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मोशन को 2 तरीके से। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले मोशन को हम कुछ अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। बेटा मोशन ना 2 तरह की हमें मिलेगी, एक तो होगी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और दूसरी होगी बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक तो होगी यूनिफॉर्म मोशन और एक होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये बेटा कि उसकी डिस्टेंस जो कवर करेगा वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे मान लो पहले एक घंटे में कोई 60 किलोमीटर गया, तो दूसरे एक घंटे में भी 60 किलोमीटर गया, तीसरे एक घंटे में भी 60 किलोमीटर गया, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि मान लो पहले एक घंटे में 60 किलोमीटर गए भाई साहब, अगले एक घंटे में 30 किलोमीटर ही जा पाए, उससे अगले एक घंटे में जो फिर 70 किलोमीटर चले गए। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा कि हर टाइम इंटरवल पे इनकी जो है स्पीड चेंज हो रही है, ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप की मोशन है और ये यूनिफॉर्म टाइप की मोशन है। अब जो हमारे पास ये जो ट्री बना हुआ है बेटा, इस ट्री में मोशन को डिफाइन किया गया है दो तरह से। पहली तो बात है बेटा कि यहाँ मोशन 3, 4, 5 बहुत सारे टर्म में डिफाइन है, देखो समझते हैं। पहला जो दिखाया है यहाँ बेटा दिखाया गया रैंडम मोशन, और दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन, तीसरा है ट्रांसलेशन मोशन और चौथा है रोटेशनल मोशन। अब एक एक मोशन को हम बारी बारी से समझते हैं। बेटा पहले समझते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब है कि ऐसी मोशन जिसकी जो चलने की डायरेक्शन है वो रैंडमली चेंज हो रही है। जैसे मान लो अगर हम करें किसी लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूलों की मोशन की बात, तो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल, इसका मन किया इधर भाग गया, इसका इधर मन किया, इसका इधर मन किया, इसका इधर मन किया, इसका कोई ऐसे भाग रहा है, 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 कोई ऐसे भाग रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं बेटा, ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। ये एक्चुअली रैंडम मोशन हमें कहाँ मिलती है, पार्टिकल के केस में देखने को मिलती है। जब हम छोटे लेवल पर पहुंचते हैं, छोटे लेवल का मतलब है एटॉमिक लेवल पर पहुंचते हैं, एटॉमिक लेवल का मतलब है जब छोटे छोटे पार्टिकल की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि सारे पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। ठीक, ऑसिलेटरी मोशन क्या है बेटा, ऑसिलेटरी मोशन में ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, जैसे झूला देखा आपने, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, किसी एक सर्टेन पोजीशन के इधर या इधर जाना, और एक लिमिटेड रीजन में रहती है ना, एक लिमिटेड रीजन में इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरी होती है ट्रांसलेशन मोशन। अब ट्रांसलेशन मोशन क्या है बेटा, ट्रांसलेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चली जाना। देखो यहाँ पे बेटा मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन विद इन ए कन्फाइंड वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे कन्फाइंड थी जगह उनकी, इसी जगह में कहीं भी घूम लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल देखो यहाँ भी जगह नहीं छोड़ के जा रहे हैं लिक्विड वाले केस में, और यहाँ भी जगह नहीं छोड़ के जा रहा है, इस पॉइंट से बंधा हुआ है, इसके इधर जा सकता है, इसके इधर जा सकता है, लौट के यहीं आना पड़ेगा इसको। ठीक है, ट्रांसलेशन में मोशन में क्या होगा बेटा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये मूव करके यहाँ पहुंच गया बी पॉइंट में, अब इसकी मन करेगा तो यहाँ लौट के आएगा, नहीं मन करेगा तो यहाँ से ये सी पॉइंट पे भी जा सकता है, नहीं मन करेगा तो बी पे ही रुक जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि लौट के यहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर कन्फाइंड नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। ऐसी मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। अब ये ट्रांसलेशन मोशन भी तीन तरह से हो सकती है, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और सर्कुलर। रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और सर्कुलर। रेक्टिलिनियर का मतलब है जब स्ट्रेट लाइन में जाए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाए तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन होगा, बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन होगा। कर्विलिनियर ट्रांसलेशन का मतलब क्या है बेटा, कि कर्विलिनियर का मतलब है कि मोशन एक कर्व के अलोंग होगी। जैसे मान लो ऐसे गया है ना, जैसे आपने कोई पत्थर फेंका है ऐसे ऊपर, ऐसे फेंक दिया कोई पत्थर, तो बेटा वो पत्थर क्या है ना, कुछ ऐसे करके मोशन करता है, ऐसे करके जाके गिरेगा, है ना, यहाँ से उठेगा उठेगा उठेगा, फिर एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर नीचे आएगा आएगा आएगा, जमीन पर गिर जाएगा। तो इस तरह की मोशन, ऐसी मोशन ये बेटा कर्व के अलोंग हो रही है, तो इसको कहेंगे हम कर्विलिनियर मोशन, है ना, कर्व लाइन के अलोंग हो रही है। सर्कुलर आप समझ ही रहे हो, जैसे एक सर्कल में ऐसे गोल गोल घूमता है, जैसे हमारी अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है सर्कल में, है ना, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब जो एक टाइप और बचा वो है रोटेशनल मोशन। बेटा रोटेशनल मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन ना कुछ कंफ्यूज करेंगी आपको, और अभी थोड़ी सी बात समझनी कि कुछ कुछ सर्कुलर मोशन जैसी होती है रोटेशनल मोशन। फर्क क्या है बेटा, यहाँ पर जो बॉडी होती है ना, उस पूरी बॉडी को हम एक छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं, और उस पॉइंट को मान के हम देखते हैं कि ये किसी पॉइंट के अबाउट हमेशा सेम डिस्टेंस पे चलता रहता है, ये तो सर्कुलर मोशन होगी। रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि बेटा बॉडी के हर पार्टिकल, ये कोई बॉडी है और ये कहीं घूम रहा है, ऐसे मान लो ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है, तो इस बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और खास बात यह है कि सारे पार्टिकलों के सर्किल अलग अलग होंगे पर सबके सेंटर एक लाइन में होंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरी बॉडी को एक पॉइंट मानते हैं, यहाँ पर बॉडी के हर पॉइंट की सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व करनी है। ये फर्क है रोटेशन में और सर्कुलर में। रोटेशन का एग्जांपल क्या है, जैसे लट्टू देखा आपने, लट्टू घुमाया है लट्टू, हाँ वही लट्टू कैसी मोशन करता है, रोटेशन करता है वो, ठीक है, रोटेशन कर रहा है। ठीक,
तो सर्कुलर मोशन का क्या एग्जाम्पल और दे सकते हैं? सर्कुलर मोशन जैसे पत्थर का टुकड़ा बादाम ने रस्सी में ऐसे ऐसे करके घुमा रहे, कभी कभी हम बाल्टी घुमाते हैं ना ऐसे हाथ में पकड़ के, और फिर कहते हैं देखो जादू हो रहा है, इसमें से पानी नहीं गिर रहा है, ऊपर गई बाल्टी घुमाई और तेज घुमाई तेज घुमाई तेज घुमाई, हम देखते हैं कि उसमें से पानी नहीं गिर रहा है नीचे, करते हैं ना ऐसा, बाल्टी पकड़ के घुमाते हैं, वो सर्कुलर मोशन है बेटा, है ना। उस बाल्टी को हम एक पॉइंट समझ लेते, वहां पर हम सर्कुलर मोशन पाते हैं। और लट्टू जो घूम रहा है बेटा वो भी गोल गोल घूम रहा है, पर वहां हम रोटेशन डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें उस लट्टू के हर पार्टिकल की सर्कुलर मोशन पढ़नी होती है। क्लियर हो गई बात? टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर हो गए। अब बेटा हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? चलो पहले ये सीखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। बेटा हमें अपने इस चैप्टर में सिर्फ पढ़नी है रेक्टिलिनियर मोशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कराएंगे आपको सर्कुलर मोशन से बाद में, पर फिलहाल हमें पढ़नी है रेक्टिलिनियर मोशन। तो हमारा पूरा का पूरा फुल कंसंट्रेशन रहेगा रेक्टिलिनियर मोशन पे। क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस और नो? क्या आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर, आ जाओ। तो क्या आया? वाह, वेक्टर एंड स्केलर। अच्छा बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम ना मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ने जा रहे हैं, जैसे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें रहेगा बीच में, तो उस डाउट को हम पहले खत्म कर लेते हैं। वो डाउट रहेगा कि जो हम क्वांटिटी पढ़ रहे हैं वो कैसी क्वांटिटी है। तो पहली तो बात आती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है सर फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मेजरमेंट, यानी कि जिनको हम माप सकते हो, जिनको हम माप सकते हो, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कैसे सर? जैसे मान लो लेंथ है बेटा, लेंथ को हम नाप सकते हैं ना, लेंथ माप सकते हैं। जैसे वेट है, वेट को हम माप सकते हैं, वेट को हम नाप सकते हैं, है ना। जैसे मास है, मास को हम माप सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको मापा जा सकता हो, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता हो, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं स्केलर में और एक कर रहे हैं वेक्टर में। ठीक है, एक तो कर रहे हैं स्केलर में और एक कर रहे हैं वेक्टर में। बेटा स्केलर और वेक्टर की पूरी कहानी हम जब अगली क्लास में पहुंचेंगे 11th में, अभी 10th में भी नहीं आएगा, जब 11th में पहुंचेंगे तो उसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे हम, कई जगह पढ़ेंगे, मैथ में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। फिलहाल हम इतना समझते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है सर? जैसे हम बात करते हैं मास की, ठीक है, जैसे हम मास की बात करते हैं तो मास, मैंने कहा कि भाई किसी बंदे का मास 5 kg है। बंदे का मास इतना कम नहीं हो सकता सर, हो सकता है बंदा छोटा है, अभी पैदा हुआ है तो 5 किलो मास है। अच्छा ऐसा समझ लो कि आप जो है तरबूजे का मौसम चल रहा है, 5 किलो तरबूजा खरीद के लाए, 5 किलो तरबूजा खरीद के लाए, 5 किलो तो हमने वेट दिया था उसने, पर सोच लो कि मास मान के चल रहे हैं उसको कि 5 kg मास का हम तरबूजा खरीद के लाए। ठीक है, मास मैंने समझाया पहले, मास मैंने समझाया है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, क्लास 10th के में। चलो अभी मास की बात करेंगे, हमारे में भी चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन 9th में। ठीक है, वहाँ फुल डिटेल में मास समझाएंगे आपको, मास क्या चीज़ है। फिलहाल इतना समझो बेटा, ये है मैग्नीट्यूड इसका। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं हम किसी क्वांटिटी को, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे मान लो मेरी गाड़ी चल रही थी, आज मैंने गाड़ी चलाई 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बेटा ये जो 65 वैल्यू लिखी है मैंने, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। समझ में आ गई बात? तो मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हम असाइन कर रहे हैं क्वांटिटी को, वो उसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दें केवल उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना बेटा, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा ही, और साथ में हमें उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि ये किस डायरेक्शन की बात हो रही है। जैसे फोर्स की बात करते हैं बेटा, है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब मैंने कहा कि भाई इस पर हमने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, न्यूटन फोर्स की यूनिट है। ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, बताओ इस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई साहब हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन फोर्स जो हमने लगाया है वो किस डायरेक्शन में लगाया है, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये किधर जाएगा उस फोर्स की वजह से। हो सकता है फोर्स ऐसे लगाया है तो ये इधर मोशन कर जाएगा, है ना, फोर्स ऐसे लगा दिया नीचे की तरफ तो मोशन नहीं करेगा, दब जाएगा। ठीक है, फोर्स ऐसे लगा दिया तो ये इधर मोशन कर जाएगा। तो वी हैव टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वी कैन ड्रॉ एनी कंक्लूजन अबाउट दिस क्वांटिटी। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनमें हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, ऐसी क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे सिलेबस में, हमारे जो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे हमें कुछ स्केलर और कुछ वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिलेंगी। तो इतना ही हमें अभी सीखना है स्केलर और वेक्टर में, बाकी आते हैं अपनी मोशन में। अब हमारे पास टॉपिक आया बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलो पहले डिस्टेंस समझते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। ठीक, आओ जरा इस डायग्राम पर नजर डालेंगे सभी बच्चे ध्यान से। देखो बेटा, ये भाई साहब साइकिल लेके चले अपने घर से, ये अभी छुट्टियों में है भाई साहब, ये छुट्टियों में साइकिल का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, चलो कैसे आनंद ले रहे हैं चलो सोचते हैं। बेटा ये जो भाई साहब आनंद ले रहे हैं, ये अपने घर से चले, साइकिल से निकले
और साइकिल से निकलने के बाद ये भाई साहब ऐसे करके गए, ऐसे करके गए, ऐसे करके गए, ऐसे बहुत घूम घाम के ये अपनी नानी के यहाँ पहुँच गए। ये इनकी नानी का घर था, ये इनका खुद का घर था। इनको नानी के यहाँ जाना था साइकिल से। अच्छा, पापा ने कहा था कि बेटा ऐसे जाना, ये सीधा रास्ता है। पापा ने कहा ऐसे जाओ, ये सीधा रास्ता है। पर इन्होंने बात नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मुझे दोस्तों से भी मिलना है, तो मैं क्या करूँगा, पापा वाले रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे 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 जाऊँगा। बेटा ये पहुँचता तो बुआ के घर ही, अगर ये सीधा आता तो भी बुआ नानी के यहाँ पहुँचता, सॉरी बुआ नहीं, नानी के यहाँ पहुँचा। ऐसे आता तो भी नानी के यहाँ पहुँचता, और ऐसे गया तो भी नानी के यहाँ गया। एक्चुअल में लास्ट में तो नानी के यहाँ पहुँचा। पर बेटा जब ये ऐसे गया तो इसने जो पाथ कवर किया वो ज़्यादा था, ऐसे गया तो इसने पाथ कम कवर किया। तो बेटा जो टोटल पाथ लेंथ होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको कहते हैं हम डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, इसको कहते हैं हम डिस्टेंस। चलो दूसरी बात समझते हैं। बेटा यहां से यहां तक क्या फायदा था इसको, बेटा यहां से यहां तक इसको एक शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा था। ठीक है, तो उन्हीं दो पॉइंट के बीच में ये टोटल लेंथ इसने कवर की, तो ये तो बन गई डिस्टेंस। अब यहां से यहां जाने में अगर ये यहां से यहां पहुंच जाता सीधे, तो ये बन जाता डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर समझेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ कितनी कवर की उसने, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो पॉइंट के बीच का कम से कम डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। बेटा दोनों ही क्वांटिटी में जो यूनिट हम नापने के लिए इस्तेमाल करेंगे, दोनों क्वांटिटियों को नापने के लिए हम सेम यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, और वो यूनिट होती है बेटा, वो यूनिट होती है क्या, क्या यूनिट होती है, कौन बताएगा, कोई बताएगा मुझे। डिस्टेंस कैसे नापेंगे, मीटर में नापेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं जो यूनिट एसआई सिस्टम की है। ठीक, बाकी सिस्टम ऑफ यूनिट भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसको हम नापेंगे मीटर में। सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, पर इन जनरल हम किस में नापेंगे, मीटर में। इन जनरल का मतलब जो हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम होगा वो मीटर वाला होगा। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम यूज करेंगे तो वो मीटर वाला सिस्टम होगा। ठीक, अच्छा अब सुनो बेटा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो पाथ लेंथ कवर किया उसी को डिस्क्राइब कर रहा है। भाई ये जो डिस्टेंस है ये टोटल पाथ लेंथ को डिस्क्राइब कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्क्राइब कर रहा है। दोनों पाथ को बता रहे हैं, दोनों की यूनिट सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हाउ, देखो बेटा दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है बेटा कि अभी मैंने जो बताया था आपको स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, तो बेटा जो डिस्टेंस है हमारी, एक तो डिफरेंस वही हो गया जो मैंने अभी तुमको डेफिनेशन बताई कि टोटल पाथ लेंथ और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि डिस्टेंस को बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। जैसे उसका नानी का घर मान लो इस पाथ से 100 किलोमीटर पड़ा, कितना पड़ा, 100 किलोमीटर, मान लो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर उसकी नानी का घर था यहाँ से इस पाथ के थ्रू। तो बेटा उसने डिस्टेंस चली 100 किलोमीटर, हमें नहीं मतलब कि 100 किलोमीटर कैसे चली, किधर गया वो, इस डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर हम बताएंगे और मान लो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ उसको 10 किलोमीटर चलना पड़ा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेड पाथ से केवल 10 किलोमीटर चलना पड़ा, तो बेटा 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चला ये बताना पड़ेगा। लेफ्ट गया, राइट गया, ईस्ट में गया, नॉर्थ में गया, वेस्ट में गया, साउथ में गया, कहाँ गया। पर डिस्टेंस बताने के लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात ये समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है। तीसरी बात क्या है बेटा, डिस्टेंस का मेजरमेंट जब भी करेंगे वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, यानी कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। भाई कोई आदमी अपने घर से चला, या तो चला ही नहीं तो डिस्टेंस 0 हो गई, अगर चला तो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस चलेगा। तो डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड एज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे सर, समझो बेटा, ये यहाँ से नानी के घर गया,
एक तरफ का डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने पॉजिटिव गया, पॉजिटिव कितना, प्लस का 10 किलोमीटर गया। मान लो फिर क्या हुआ, 2 घंटे बाद ये लौट के वापस आ गया भाई साहब, ये भाई साहब लौट के ऐसे वापस आ गया 2 घंटे बाद। अब की बार 2 घंटे बाद ये लौट के आया तो फिर से 10 किलोमीटर चला। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधे सीधे ये समझो कि जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट किया, फाइनल पोजीशन मतलब जहां पे फिनिश किया। फाइनल समझो या फिनिश समझो। ये नानी के घर गया, अगर रुक जाता वहीं पे तो फिनिश यहां हो जाता, फिनिश पॉइंट हो जाता। बेटा डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 किलोमीटर रहता, लेकिन ये रुका नहीं, ये लौट के वापस आ गया तो फिनिश पॉइंट भी यही हो गया। मतलब जो हमारा स्टार्ट पॉइंट था वही पॉइंट हमारा फिनिश पॉइंट बन गया। जब स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना चाहिए। बोलो यस और नो। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, बात पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आई। मैंने कहा बेटा कि जहां से शुरू कर रहा है, जहां से शुरू कर रहा है वो स्टार्ट पॉइंट, जहां पे खत्म कर रहा है वो फाइनल पॉइंट। अगर ये यहां जाके रुक जाता तो ये फिनिश पॉइंट होता है। इसका डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर रह जाता, तो हम कहते डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर। लेकिन ये लौट के यहीं पे आ गया, लौट के यहीं पे आ गया तो बेटा इसका स्टार्ट पॉइंट भी यही और फिनिश पॉइंट भी वही। स्टार्ट और फिनिश पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हो गया, 0। जब लौट के घर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। कैसे हुआ 0? बेटा ऐसे हुआ कि यहां से यहां ये 10 किलोमीटर गया, एक तरफ मैंने जाने वाले को पॉजिटिव मान लिया, ये लौट के भी 10 किलोमीटर आया तो लौटने वाले को मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा, तभी तो टोटल जोड़ूंगा मैं इसको, तो 10 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर मिला के होगा 0। इसलिए बेटा यहाँ पे डायरेक्शन मायने रख रही है, इसलिए ऐसा हुआ। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मीनिंग रखती है, डायरेक्शन का मतलब होता है, इसलिए ये 0 हुआ। एक तरफ की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी हमने, दूसरी तरफ की डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ा। समझ में आ गई बात? तब जाके डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। इज इट क्लियर टू यू? यस, ओके। अच्छा बेटा यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो अगला देखते हैं क्या डिफरेंस है। अगला डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। चलो अगला डिफरेंस कह रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब टोटल डिस्टेंस अगर बतानी हो हमें तो सारी डिस्टेंसों को ऐड करेंगे। जैसे मान लो इसी की बात करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट किया था इसने और लौट के भी यहीं आया, फिनिश भी यहीं किया, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया था, पर डिस्टेंस 0 हुई क्या? 10 किलोमीटर इधर गया, 10 किलोमीटर इधर गया, डिस्टेंस तो नेगेटिव होती ही नहीं है, तो मतलब टोटल जो डिस्टेंस हुई वो हो गई 20 किलोमीटर। डिस्टेंस इसने 20 किलोमीटर चली पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हमने, वो वेक्टर सम करना पड़ेगा हमें। वेक्टर सम का हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। देयर इज ऑलवेज ए डिस्टेंस कवर्ड व्हेनेवर देयर इज ए मोशन। जब भी मोशन होगी हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट, और ऐसा डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है मोशन करने के बाद, जैसे अभी मैंने समझाया था केस। ठीक है, दोनों की यूनिट मीटर है। यहाँ तो बात क्लियर, आगे बढ़े। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी। बेटा जिस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखे उसी तरह से हम स्पीड और वेलोसिटी को जरा समझते हैं। बेटा स्पीड क्या है, पहले ये समझते हैं स्पीड क्या है। ठीक है, चलो स्पीड क्या है, स्पीड क्या है भाई, चलो स्पीड को समझते हैं। बेटा स्पीड का मतलब है, चलो अच्छा इधर देखो बेटा, स्पीड स्पीड बेटा स्पीड जो होती है वो होती है कितनी डिस्टेंस कवर की और कितना टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड स्पीड। या आप ऐसे कह सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, स्पीड जो होती है वो बेटा 2 तरह की हो जाती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, समझ में आ रही बात? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म। अभी मैंने समझाया था, जैसे मान लो पहले 1 मिनट में कोई भाई साहब 3 मीटर गए, दूसरे 1 मिनट में कोई भाई साहब फिर से 3 मीटर और गए, फिर अगले 1 मिनट में कोई भाई साहब फिर से 3 मीटर गए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, 3 मीटर। हर 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, 3 मीटर। तो ऐसी स्पीड को कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर मान लो पहले 1 मिनट में कोई भाई साहब 2 मीटर गए, अगले 1 मिनट में फिर 3 मीटर गए, उससे अगले 1 मिनट में फिर 0 रह गए, चले ही नहीं, रुक गए कहीं। ठीक है, 1 मिनट था, तो बेटा ये कैसी स्पीड है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ पर अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग स्पीड चली गई है। ठीक है,
डिस्टेंस की कहानी समझ में आई। डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस को लिखेंगे, स्पीड को क्या लिखेंगे हम, स्पीड को लिखेंगे हम डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। बेटा फिजिक्स में क्या करते हैं, हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्पीड का सिंबल लिखेंगे v और डिस्टेंस का सिंबल लिखेंगे s और टाइम का सिंबल लिखेंगे t। तो डिस्टेंस जो स्पीड है उसको हम लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे की बात समझे। ठीक, चलो अब पहले वेलोसिटी समझ लेते हैं, फिर इनके डिफरेंस समझते हैं। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, जिस तरह से हमने स्पीड डिफाइन की डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी भी दो तरह की, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी कैन बी चेंज, अब वेलोसिटी में चेंज अगर होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगी, और वेलोसिटी में चेंज बेटा तीन। देखो स्पीड में जो चेंज है वो सिर्फ डिस्टेंस को चेंज करने से चेंज होगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चेंज करोगे पर यूनिट टाइम तो स्पीड चेंज हो जाएगी। पर बेटा वेलोसिटी में चेंज तीन तरह से कर सकते हैं हम, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो डिस्प्लेसमेंट का, या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों को चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और उस हर केस में जो वेलोसिटी होगी हमारी वो होगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या दोनों चेंज हो रहे हो, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यूनिट बेटा इसकी भी मीटर पर सेकेंड होती है, इसकी भी मीटर पर सेकेंड होती है, और इसकी भी मीटर पर सेकेंड होती है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस वही है बेटा जैसे डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में था, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्पीड स्केलर है, स्केलर होने की वजह से क्या होगा बेटा, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये बात नोट करोगे, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। ठीक, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा स्पीड जीरो नहीं होगी, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा स्पीड जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तभी। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का मसला है, यहाँ पर डायरेक्शन का मसला है। ठीक है, ठीक, अच्छा बेटा अब हम जरा कैलकुलेशन का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। क्या पार्ट शुरू करने जा रहे हैं? यहाँ तक समझ में आ गई कहानी? उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो पूछिए, और साथ में भैया वो बटन दबाते रहिए, एक बगल में लाल सा बटन है ना जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अरे आप सब लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है। वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ उसको एक बार जल्दी, और बगल में जो बेल आइकन है घंटा वाला जो बटन है उसको भी दबाओ, और जिनने दबा रखा है पहले से वो दोबारा मत दबाना, हाँ सिर्फ एक बार दबाना है। जो नए बच्चे आए वो जरूर दबा दें एक बार। ठीक है, ओके, अगर अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ूँ। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड इन टू डिफरेंट सिचुएशन। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या है पहले तो ये समझ लो। स्पीड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के अलावा भी हम कुछ और दिखाना चाहते हैं आपको, किसमें? स्पीड के मामले में। ठीक है, तो स्पेस ऑपरेटर साहब कम दिए हमें इस स्लाइड में, चलो यही समझ लेते हैं। बेटा एवरेज स्पीड पहले समझते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को मैं लिख रहा हूँ वी एवरेज। ठीक है, वी एवरेज ऐसे करके लिख दिया मैंने। ठीक, अब सुनो बेटा, वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस कवर की अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ पे ये हो सकता है बेटा कि वो हमेशा जितनी डिस्टेंस उसने कवर की यूनिफॉर्म स्पीड में रहा हो, जरूरी है नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म में रहा हो, जरूरी नहीं है। मतलब ये टोटल डिस्टेंस उसने चाहे यूनिफॉर्म चाहे नॉन यूनिफॉर्म चाहे मिक्स कैसे भी कवर की है, हमें सिर्फ देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टोटल टाइम लगा। उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगी वी एवरेज। उसी तरह एवरेज वेलोसिटी की भी बात कर लेंगे आप। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब भी वही होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब बेटा इस एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने में हमें अलग अलग तरह की सिचुएशन बन के आएंगी। क्या सिचुएशन बन के आएंगी? तो एक सिचुएशन तो ये बन के आ सकती है बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट दो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग टाइम में। जैसे मान लो पहले 50 किलोमीटर वो 1 घंटे में गया, अगले 60 किलोमीटर वो 1.5 घंटे में गया। नहीं समझे? पहले 50 किलोमीटर वो 1 घंटे में गया, अगला 60 किलोमीटर उसने 1.5 घंटे में तय किया। हम ये बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड टोटल जर्नी में कितनी रही, है ना। अब जैसे मान लो हम यहाँ से दिल्ली गए, तो यहाँ से दिल्ली क्या हम 40 की स्पीड से जाएंगे? अरे भैया यहाँ से हम निकलेंगे, चौराहे पे हमें जाम मिलेगा, हमारी स्पीड 0 हो जाएगी। फिर हमें रोड खाली मिलेगा, हमारी स्पीड 120 भागेगी गाड़ी।
फिर थोड़ा सा बिजी रोड मिलेगा तो स्पीड 80 भागेगी गाड़ी, थोड़ा और बिजी मिलेगा, ट्रक व्रक आ जाएंगे सामने से, बस आ जाएंगे, तो स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की भी हो जाएगी। मतलब यहाँ से दिल्ली जाते वक्त हमने अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में ट्रेवल की, ठीक है। तो यहाँ से दिल्ली तक जाने में हमारी टोटल एवरेज स्पीड क्या रही है वो निकालनी, तो वो एवरेज स्पीड क्या, 120 बोलूंगा, क्या 80 बोलूंगा, या 0 बोलूंगा, क्या बोलूंगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करने के बाद हर टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, हर टाइम में क्या स्पीड रही, हर टाइम की अलग अलग स्पीड कैलकुलेट करोगे और उसके बाद उसकी एवरेज स्पीड निकालोगे। तो ऐसी दो सिचुएशन हम यहाँ लेके आए हैं। क्या क्या सिचुएशन लेके आए हैं देखो जरा गौर से, ठीक है, गौर से देखो। पहली सिचुएशन क्या है कि इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स with a speed s1 for a time interval t1 and with a speed s2 for a time interval t2, then total distance हमें निकालनी है, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे बेटा इस केस में। जैसे मान लो s1 डिस्टेंस चली उसने t1 टाइम में, s1 डिस्टेंस चली उसने t1 टाइम में, बात पकड़ में आ रही है, बात पकड़ में आ रही है, ठीक है। s1 डिस्टेंस चली उसने t1 टाइम में, नहीं स्पीड, सॉरी, ए पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड s1, मतलब t1 टाइम तक वो s1 की स्पीड से गया, t2 टाइम तक वो s2 की स्पीड से गया, ठीक है। तो बेटा जो टोटल डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी, यहां डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्या, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं ये सिंबल चेंज कर देता हूं, ठीक बेटा, मैं जरा सिंबल चेंज कर देता हूं, सिंबल चेंज कर देता हूं। कौन सा वाला सिंबल चेंज करूं, देखो इसको ना मैं v1 मान लेता हूं और इसको मैं v2 मान लेता हूं। S1 S2 हम डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे आगे, तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यानी कि उसने T1 टाइम तक V1 स्पीड से दौड़ा, T2 टाइम तक वो V2 स्पीड से दौड़ा। जरा गौर से समझना बेटा, ठीक। अब सुनो सुनो, तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है V=D/T। क्या यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम V/T। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्टेंस चली उसको मैंने D1 मान लिया, यहाँ पे जो डिस्टेंस चली उसको मैंने D2 मान लिया। तो बेटा D1 की जो वैल्यू है क्या S1/T1 लिख सकते हैं, यस और नो, यस और नो, यस और नो, वेरी गुड। अच्छा बेटा क्या D2 को मैं S2/T2 लिख सकते हैं, यस और नो, यस और नो, ओके। अच्छा अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस D बराबर, टोटल डिस्टेंस D बराबर क्या बेटा लिख सकता हूं मैं, D1 + D2। D1 + D2 का मतलब क्या हो गया बेटा, V1 T1 + V2 T2, ये आ गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा, T1 + T2, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे T1 + T2, तो बेटा हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड। तो अगर ये वाली सिचुएशन दी है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड से जा रहा है, तो बेटा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, S1 + S2/2, यानी कि जो भी दो स्पीड है उनको जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये करेंगे तब जब दोनों टाइम सेम होंगे, अगर दोनों टाइम सेम नहीं है तो S1T1 + S2T2 डिवाइड बाई T1 + T2, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन देखो बेटा, दूसरी सिचुएशन ये कि पार्टिकल कवर से डिस्टेंस D1 विद स्पीड S1 एंड देन D2 विद स्पीड S2। अब क्या कर रहा है बेटा, अब उसके पास टाइम पता नहीं क्या है, टाइम पता नहीं क्या है, पर उसने अब क्या किया, उसने अब ये किया कि अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करी। मतलब D1 डिस्टेंस तक तो वो S1 स्पीड से चला, D2 डिस्टेंस तक वो S2 स्पीड से चला, ठीक बेटा। क्या टाइम निकाल सकते हैं हम पहली वाली डिस्टेंस कवर करने में, यानी कि T1 निकाल सकते हैं हम, कितना होगा, T1 निकाल सकते हैं बेटा। T1 कैसे निकलेगा, T1 निकलेगा D1/S1, कौन से फॉर्मूले से, फिर S1 की जगह क्या करो आप, S1 की जगह क्या करो आप, S1 S2 की जगह आप कंफ्यूजन मत करो, S1 S2 की जगह आप V1 V2 लो, ठीक है। तो T1 बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, D1/V1, भाई यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, V डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो ये इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो T यहाँ से D/V, अगर T1 करना है तो D1/V1 लिख दिया। उसी तरह T2 निकालना है तो D2/V2 कर दिया, ठीक है बेटा। क्या टोटल टाइम निकाल सकते हो आप, देखो अब की बात टोटल डिस्टेंस हो गई, टोटल डिस्टेंस को D माना, वो हो गई D1 + D2, और टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम यहाँ से निकलेगा T1 + T2, तो टोटल टाइम आएगा D1/V1 + D2/V2। तो अगर एवरेज स्पीड निकालोगे आप बच्चों तो कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, D1 + D2 डिवाइड बाई D1/T1 + D2/T2। क्लियर है बात। अगर D1 और D2 सेम हो तो ऊपर हो जाएगा 2D, अगर D1 और D2 दोनों सेम हो तो ऊपर हो जाएगा 2D, ठीक है, और नीचे हो जाएगा D/T1 + D/T2। सॉल्व कर लेंगे तो बेटा स्पीड का जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, 2V1 V2/V1 + V2। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2
V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, V एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गई दोनों सिचुएशन। इन दोनों सिचुएशन पर सवाल देखते हैं, आओ जरा सवाल देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ो ध्यान से, उसके बाद देखना। ए मोटरसाइकिल ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट्स एंड देन 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 मिनट्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। समझ में आया सवाल? सवाल कह रहा है बेटा कि V1 रही उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम तक रही बेटा? 20 मिनट। अब मिनट से काम नहीं चलेगा, आवर से काम चलेगा, क्योंकि स्पीड हमारी दी है बेटा किलोमीटर पर आवर में और ये टाइम दिया है मिनट में, तो इस मिनट को हमें बदलना पड़ेगा आवर में। कैसे बदलोगे? सबको पता है 1 मिनट बराबर होता है बेटा कितना? 1/60 ओवर। तो 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 20 मिनट हो जाएगा 1/60 इंटू 20। इसको काटेंगे तो 1/3। 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब ये 1/3 आवर हो गया। 1/3 का मतलब हो गया 0.33 आवर। यहाँ लिख सकते हो टाइम इज इक्वल टू 0.33 आवर। ठीक है, 0.33 आवर्स। चलो ये हो गया। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है बेटा? एंड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 मिनट्स, यानी कि V2 जो रहा वो रहा 50 किलोमीटर पर आवर और T2 है 5 मिनट। T2 है 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब 5/60 आवर। 5/60 आवर का मतलब 1/12 आवर। चलो 1/12 भी रहने दो, इसको चाहो तो 1/3 रहने दो, भी कैलकुलेशन में देख लेंगे। क्या पूछ रहा है बेटा? फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो बेटा D1 निकालोगे, पहले D1 निकालोगे। D1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 इंटू T1। V1 इंटू T1 का मतलब 40/3। अरे 40 इंटू 1/3 करोगे तो 40/3। ठीक है, किलोमीटर। क्या यूनिट आ जाएगी? किलोमीटर। कैसे आ जाएगी? देखो बेटा, इधर है किलोमीटर पर आवर और नीचे है पर आवर। ये आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? किलोमीटर। ठीक है, D2 निकालोगे तो V2 इंटू T2 कितना हो जाएगा बेटा? V2 इंटू T2 हो जाएगा 50 इंटू 1/12, है ना? कितना हो गया? 50/12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 कितना हो गया? 40/3 प्लस 50/12। इसका 12 LCM आ जाएगा। 3 4 जा 12, 4 4 जा 160 प्लस 50, मतलब 210/12 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक की बात? टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल डिस्टेंस कितनी आई बेटा? टोटल डिस्टेंस कितनी आई? अभी देखिए हमने टोटल डिस्टेंस आई थी कितनी आई? अरे सेव भी नहीं किया, बताओ आप लोग ही बताओ कितनी आई टोटल डिस्टेंस? अभी कैलकुलेट की थी हमने। हाँ बताओ। 210 डिवाइड बाई 12। ओके, 210 डिवाइड बाई 12 किलोमीटर, ये आई थी टोटल डिस्टेंस। अच्छा अब सुनो भाई, अब सुनो, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होगा इस केस में? जब अलग अलग टाइम तक अलग अलग वेलोसिटी है तो बेटा ऐसे केस में आया था फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली हमने, 210 डिवाइड बाई 12 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम 1/3 प्लस 1/12, ये तो था बेटा। नीचे 12 LCM आएगा वापस, तो ऊपर आएगा 210 डिवाइड बाई 12 और नीचे भी आएगा 12, और यहाँ LCM 12 के बाद 12 LCM और ये हो जाएगा 4 + 1 5/12। ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा 4 और 2। तो एवरेज स्पीड आई था उसकी 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? क्लियर है? वीडियो पॉज करके छाप लेना कॉपी पे। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बस कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ एट 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? अब क्या कर रहा है बेटा? अब वो अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। पहले वाले में था अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड थी, अब की बार अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से तय किया है। तो बेटा क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि जो पहला हाफ था डिस्टेंस का, मान लो x थी टोटल डिस्टेंस, तो x/2 डिस्टेंस तो उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की, और x/2 डिस्टेंस
नेक्स्ट x/2 डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की। क्लियर है बात। तो बेटा पहले हम निकालेंगे कि पहली डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। t1 बराबर होता है, मान लो पहली वाली डिस्टेंस थी d1 अपॉन v1, ठीक है। पहली वाली डिस्टेंस को मैंने d1 ही मान रखा है अभी, डिवाइड बाई 70, इतने घंटे लगे उसको पहली डिस्टेंस कवर करने में। दूसरी डिस्टेंस में कितना टाइम लगा बेटा, दूसरी डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की चली, तो मान लो d2 थी, ये 40 आवर, ये लगा उसको दूसरा टाइम। तो टोटल टाइम निकालेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल टाइम अगर निकालोगे तो d/70 d1 प्लस d2 अपॉन 40, ठीक है। टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, टोटल डिस्टेंस है d1 प्लस d2, टोटल डिस्टेंस है d1 प्लस d2। अब बेटा एक बात यहाँ पे उसने बहुत बढ़िया कही है, फर्स्ट हाफ यानी कि d1 और d2 दोनों बराबर हैं। यहाँ पे उसने एक बात ये कह दिया कि d1 और d2 दोनों बराबर है, तो इसको लेट से d, इसको लेट से d, हमने इसको d कह दिया, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगी 2d, और यहाँ से हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ, 7 और 4 का एलसीएम 28, चलो 280, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 280। तो इससे कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 4d और प्लस ये जाएगा 4 7d, बेटा ये हो जाएगा 11d/280, 11d/280। अब टोटल टाइम भी पता है, टोटल डिस्टेंस भी पता है, तो एवरेज स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड निकाल लो। कितना, टोटल डिस्टेंस है 2d डिवाइड बाई टोटल टाइम है 11d/280, 11d/280, बेटा d से d कैंसिल और ये पहुंचेगा यहाँ, तो 560 डिवाइड बाई 11, क्या 11 से कैंसिल हो रहा है, क्या 11 से कैंसिल हो रहा है, यस और नो, यस और नो। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना कितना आ रहा है, डेसिमल में आएगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर, क्लियर बात, क्लियर बात। कहाँ गए, क्लियर। अच्छा बेटा इस सवाल को ना डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं ना, नीचे वाले सवाल को डायरेक्ट फार्मूला लगा के देखो कैसे। वी एवरेज जब d1 बराबर d2 हो तो बेटा ये होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, ये तो होता है 2 × 7 × 40 डिवाइड बाई 7 प्लस 40, कितना हो गया बेटा, 7 चौका 28 दूनी 56, 5600 डिवाइड बाई 110 है ना, 560/11, यही पीछे आ रहा था। तो चाहो जैसे कर लो, ठीक। क्लियर है बात, यहाँ तक बात क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट हमारा आ गया एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन एक्चुअली क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या लिखोगे, एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान देना, नॉट द स्पीड, वेलोसिटी, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कितना, रेट जब भी लिखा हो चेंज का तो बेटा रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज विद टाइम। इसको हम ए से डिनोट करते हैं बेटा, ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या तो ऐसे लिख लो या सीधे आप v अपॉन t भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी सुनो बेटा, इस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, एक्सीलरेशन भी दो तरह से होगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, यानी कि या तो वेलोसिटी बढ़ी होगी या तो वेलोसिटी घटी होगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी एक्सीलरेशन बनेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सिर्फ तो भी एक्सीलरेशन बनेगा। बात समझ में आ रही है, दोनों चेंज हो तो भी एक्सीलरेशन बनेगा। तो अभी हम डायरेक्शन चेंज करने की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड चेंज होने की। तो बेटा इस डायग्राम में तरह समझने की कोशिश करो, यहाँ पे स्लोइंग डाउन की पोजीशन दिखाई गई है। एक्सीलरेशन की यूनिट नोट करेंगे पहले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ही, ठीक है। कैसे आई है यूनिट, ऐसे आई बेटा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड और है नीचे, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। चलो ठीक है। अब बेटा जरा यहाँ देखो, यहाँ स्लोइंग डाउन की पोजीशन दिखाई गई, यानी कि यहाँ जो एक्सीलरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी। गाड़ी फंसी हुई है रेत में, धीरे 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 यहाँ मड है, मड में फंसी हुई है गाड़ी, स्पीड इसकी कम होती जा रही है ना। तो बेटा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिवली है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आ गया। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सीलरेशन, तो हमेशा स्लोइंग डाउन होगी बॉडी, इसको कहते हैं रिटार्डेशन एक्चुअल में, ठीक है। अगर पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो हमेशा रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी स्लो होगी, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा,
जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, ये गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस सिचुएशन में पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा और बॉडी की स्पीड अप होगी, ठीक है। तीसरी पोजीशन क्या है बेटा, अब की बार वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, बट दोनों है तो अपोजिट डायरेक्शन में, और जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, स्लोइंग डाउन, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव है वेलोसिटी, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, और कुछ नहीं, इधर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया और इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव। अरे सिंपल है यार, समझ सकते हो इस बात को, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से इधर पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ से इधर नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, वही कहानी है। यहाँ पे बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों है नेगेटिव डायरेक्शन में, बट दोनों सेम डायरेक्शन में, जब भी एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा सपोर्ट करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि स्पीड अप, स्पीड अप, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और इस एक्सीलरेशन के क्या क्या फिनोमेना हो सकते हैं। तो बेटा पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।